दोस्तों, देखो पिछली वीडियो जो हमने पढ़ा अब तक उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हमने जो पढ़ा था वो पहले था इंडो ग्रीक, है ना। इंडो ग्रीक क्या बोलते हैं? हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक, इसके बाद शक, इसके बाद पहलव और इसके बाद कुषाण। ठीक, तो मेनली इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में हम ये कहाँ से स्टार्ट होता? ऊपर से शुंग वंश है, ठीक है। शुंग वंश के टाइम पे इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया था, हमने ये सब पढ़ लिया है, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया था हमने कुषाण में। कुषाण में भी किस पे? कनिष्क पर, ठीक, कनिष्क पर। अब कनिष्क ने क्या क्या किया वो सब तो पढ़ चुके हैं। कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और चीन के रेशम के व्यापार पर टैक्स लगा दिया, राजधानी उन्होंने पुरुषपुर को बनाई, तो ये सब ना क्लियर है। लेकिन जब हमने सातवाहन पढ़ा था, सातवाहन वंश, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, सामंती व्यवस्था, ठीक। उस सामंती व्यवस्था के टाइम पे मैंने बताया था कि सामंती व्यवस्था स्टार्ट तो की थी सातवाहन वंश ने, ठीक है। किसने? सातवाहन ने। और वो चलाई की, मतलब उसे आगे लेवल पर, एक बड़े लेवल पर लेके गए थे गुप्त वंश, मतलब गुप्त वंश ने उस चीज को ज्यादा फॉलो किया। तो सामंती व्यवस्था कहाँ से? उस सातवाहन से स्टार्ट हो गई थी। अगर इसमें हम ऊपर चलेंगे, वही हर्यंक वंश, हर्यंक वंश, फिर नंद वंश, ये सब जाके, तो यहाँ पे कौन सा था? शुंग वंश था, यहाँ पे कर्ण वंश था, तो यहाँ पे सातवाहन था। तो मैं बता रही थी कि ये सब क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कंटेम्परेरी हो जाएंगे, मतलब समकालीन हो जाएंगे, राइट। तो कुषाण के समकालीन सातवाहन, मतलब जो सातवाहन ने जो चीजें अपनाई थी उसको फॉलो किसने किया था? कुषाण ने भी फॉलो किया था। मतलब कि जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था स्टार्ट किसने की थी? सातवाहन ने। लेकिन उस चीज को कुषाण ने भी फॉलो किया था। तो जो गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के जो लोग थे, गुप्त वंश कुषाण के ही सामंत थे। अब हमको गुप्त वंश पढ़ना है, मतलब यहाँ तो सातवाहन तक हमने कंप्लीट मगध महाजनपद को पढ़ा है कि मगध महाजनपद पर 7 वंश ने, मतलब 7 डायनेस्टीज ने वो क्या है, प्रशासन किया है, ठीक। तो उसके बीच में जो जितने भी वे थे डिस्टर्बेंस, उनको भी हमने एक साथ सीक्वेंस से पढ़ लिया। अब जब हम आगे चलेंगे तो कुषाण वंश खत्म, कनिष्क के बाद ही कुषाण में कोई अच्छा शासक आया ही नहीं, तो कुषाण वंश के सामंत कौन थे? गुप्त थे, ठीक। ऐसे ही कहा जाता है कि कुषाण के सामंत गुप्त थे, तो हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैप से देखो, तो हम ना गुप्त वंश पढ़ने वाले हैं। गुप्त वंश वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, ठीक है, तो इस चीज को ना आप कर लेना, लेकिन है पूरा इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश में सामंत किसके थे? कुषाण वंश के। तो ये सामंत तो मैंने बताया दिया था ना, सामंत किसको बोलते हैं कि जो मतलब अपनी सैलरी की जगह पर जमीनें देने लगते हैं। जो जितना बड़ा जो होगा मतलब अधिकारी, उसको उतनी ज्यादा जमीन मिलेगी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 उसकी जमीन राजा से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो गुप्त क्या थे? कुषाण के सामंत थे। अब इसके संस्थापक की बात करें अगर हम, संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। संस्थापक थे श्रीगुप्त, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इसके बाद शासक बनते हैं घटोत्कच, ठीक। अब देखो, जैसे कि ठीक, जैसे जो हमारा जब कनिष्क था, मतलब उसका वंश यहाँ तक था, पुरुष की राजधानी थी। तो मैंने बताया था कि कनिष्क की जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो मथुरा थी, ठीक। मथुरा थी, मथुरा कहाँ? यूपी में। मतलब कि कनिष्क का जो शासन था मथुरा मतलब यूपी तक था। तो ये जो लोग थे ये भी उसके कुषाण वंश के सामंत थे। तो ये कहाँ रहते थे? कौशाम्बी में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? कौशाम्बी में रहते थे। ये क्या है? कौशाम्बी में रहते थे। अब धीरे धीरे, लेकिन जब कनिष्क का तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, मतलब उसका शासन खत्म हो गया, तो धीरे धीरे जो स्टार्ट हुआ, इसके बाद अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम मतलब कि जब श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, ये दोनों सामंत की तरह ही रहे, ठीक है। एक सामंत बन गया, मतलब उसके अधिकारी, कुषाण वंश के अधिकारी सामंत की तरह ही रहे। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम बना
तो इसने खुद को राजा घोषित किया। एक राजा होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो वो अपनी मतलब राजा है तो उसकी कैपिटल भी होनी चाहिए कोई। तो अब तक इनकी कोई कैपिटल नहीं थी, ये बस कौशाम्बी पे रह रहे थे। कौन? श्रीगुप्त और घटोत्कच। ठीक, तो राजा की कैपिटल भी होनी चाहिए, राजा का अपना एक सिक्का भी होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इस वजह से गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। क्लियर? ये कौन था? ये वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? इसने राजधानी भी बनाई किसको? कौशाम्बी को, क्योंकि कौशाम्बी में ही रहते थे। और इसने एक सिक्का भी चलाया। देखो इसकी जो चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी हुई थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, कुमार देवी। जब इनकी कुमार देवी से शादी होगी, लिच्छवी राजकुमारी थी। देखो यहाँ तक तो ये अब तक सामंत थे, फिर लेकिन शादी होगी कुमार देवी से, वो एक राजकुमारी थी। तो ये भाई बहुत खुशी की बात है। तो इस खुशी में इन्होंने क्या चलाया? राजा रानी का सिक्का चलाया, राजा रानी का सिक्का। अब देखो राजधानी भी होगी कौशाम्बी और सिक्का भी चल गया राजा रानी का सिक्का। इस वजह से जो पहला वास्तविक संस्थापक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त के पहले कई सारे नाम आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भी था, मौर्य वंश में। ये क्या है? ये चंद्रगुप्त प्रथम है। प्रथम है तो मतलब द्वितीय भी होगा, आगे द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। तो जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त को तो हम बोल सकते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक। ठीक है भैया, इनकी नस्ल में था, स्टार्टिंग में तो ये होगा ना। लेकिन जो इसने अपने खुद को राजा घोषित किया वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। राइट, इतना क्लियर? अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला शासक बनता है वो बना समुद्रगुप्त। अगला शासक बना समुद्रगुप्त। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था। अगला शासक सबसे पहला कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और इसके बाद समुद्रगुप्त। ठीक है, अब हम समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। सबसे पहली बात, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? बीएन स्मिथ ने कहा था। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, किसने कहा था? ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बीएन स्मिथ ने कहा था। इसने समुद्रगुप्त जो था, एक इसकी नीति थी साम्राज्यवाद नीति। साम्राज्यवाद नीति मतलब कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने की, साम्राज्य को बढ़ाने की। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य, मतलब छोटे मोटे राज्य, उत्तर भारत के तो 9 और दक्षिण भारत के 12, मतलब इस वाले एरिया में, आपको कंस्ट खत्म। ठीक, इस वाले उत्तर वाले एरिया में इसने नॉर्थ में कितने राज्यों को? 9 राज्यों को, और साउथ में 12 राज्यों को जीत लिया था। ठीक, लेकिन ये है कि मतलब बीच में आ जाती है सतपुड़ा विंध्याचल की श्रेणी, सतपुड़ा विंध्याचल की रेंज आ जाती है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ ये दोनों ना कल्चर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उनको मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड, जहाँ का जो ट्रांजिशन होता है वो सही नहीं हो पाता। आज के टाइम में भी अगर आप देख तो नॉर्थ का कल्चर और साउथ के कल्चर में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ का राजा बैठा हुआ, यहाँ पे नर्मदा नदी होगी, पहले सतपुड़ा, फिर विंध्याचल, बीच में नर्मदा नदी, इन सबको पार करके इन सारे राज्यों को संभाल पाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, कि उस टाइम पे तो इतने सब कुछ थे नहीं, भैया शिप से उसको पार कर देंगे, ये सब। इसने जीत तो ली यहाँ पे 12 राज्य, लेकिन उनको फिर टैक्स लेके छोड़ दिया कि आप हमें शासन खुद ही करो, लेकिन हमें टैक्स देते रहो। कितने? नॉर्थ के 9 और साउथ के 12। ठीक, इसकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। इसकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये अभिलेख बहुत पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में ये लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। लेकिन ये अभिलेख है किसका? ये समुद्रगुप्त का नहीं है। यह अभिलेख है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि,
उनका नाम है हरिसेन। ये अभिलेख किसका है? हरिसेन का है। ये अभिलेख किसका? हरिसेन का। हरिसेन ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को टैक्स देकर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हरिसेन का है। हरिसेन को महासंधि विग्राहक के नाम से जाना जाता है। महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक का मतलब, महा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, संधि मतलब बीच में करना, संधि विच्छेद तो पढ़े होंगे, मतलब दो लोगों की लड़ाई में उनके बीच में सुलह करा देना, संधि करा देना। तो ये क्या था? इसको कहा जाता है हरिसेन को। हरिसेन को कहा जाता था महासंधि विग्राहक। तो हरिसेन का अभिलेख था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसके नाम से पता चल रहा होगा कहाँ पे है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, आज अब तो वैसे भी इलाहाबाद ही नाम प्रयाग ही हो गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा गया है। अब देखो, इसके पहले नाम, पहले क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया, और समुद्रगुप्त को कहा गया है कविराज। कविराज, कविराज क्यों कहा गया? क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक लिखी बुक, उसका नाम है कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र नामक बुक लिखी, इस वजह से इसको कविराज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन हो गया, कविराज हो गया, और इसने उत्तर भारत के 9, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, इस वजह से इसको धरणीबंध भी कहा गया। धरणीबंध, धरणीबंध मतलब, धरनी मतलब धरती, धरती को बंद, धरती को बांध कर रखने वाला, फिर धरती को जीतने वाला, उसको साथ में रखने वाला, ये सब क्या? धरणीबंध। तो इसकी समुद्रगुप्त की नीति कैसी थी? साम्राज्यवाद नीति थी, मतलब कि साम्राज्य को बढ़ाने की नीति थी। ठीक, अब समुद्रगुप्त के बारे में अब देख लेते हैं सिक्का। सिक्के कौन कौन से चलाए? समुद्रगुप्त के सिक्के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे। सबसे पहला था वीणा बजाते हुए, एक तो था वीणा बजाते हुए। वीणा बजाते हुए मतलब उस सिक्के पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुई थी मूर्ति। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था। अब देखो, ये अपने सिक्के पे एक फोटो थी, उस पर ये वीणा बजा रहा है, तो मतलब ये संगीत प्रेमी था। तो वीणा बजाते हुए जो सिक्के चलाए किसने चले? समुद्रगुप्त ने। इस वजह से पता चलता है कि समुद्रगुप्त था, संगीत प्रेमी था। और क्या चलाया इसने? राजा रानी का सिक्का तो चंद्रगुप्त ने चलाया था, और सिक्का चलाया था समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का, मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का मतलब उस सिक्के पर मोर का चित्र था। ठीक, और एक सिक्का चलाया था सैनिक वेशभूषा का। सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा मतलब उस पर समझो समुद्रगुप्त की फोटो थी, वो सैनिक वेशभूषा में थी, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार। ठीक है, तो ये 3 तरह के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको धरणीबंध कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? और हाँ, इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र का मतलब, दोहित्र मतलब देवता, देवता ना कहते हैं नॉर्मल, मतलब नाती को। कि इसकी माँ कहाँ की थी? लिच्छवी राजकुमारी थी, तो लिच्छवी का तो ये देवता हुआ, तो इस वजह से क्या जाता है? लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र मतलब नाती या देवता। ठीक है, तो लिच्छवी दोहित्र के नाम से कौन फेमस था? समुद्रगुप्त। नाम कितने हो गए? लिच्छवी दोहित्र हो गया, भारत का नेपोलियन हो गया, धरणीबंध और कविराज, इन सब नामों से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अब समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है रामगुप्त। ठीक, इतना हो गया, अब इसको इरेज कर देते हैं। समुद्रगुप्त, देखो समुद्रगुप्त के ना 2 बेटे थे। ठीक है, एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम समुद्रगुप्त अपने पिताजी के नाम पर रखा था। पिताजी का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब रामगुप्त बड़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा था, तो शासक कौन बनना चाहिए? रामगुप्त। तो रामगुप्त ही शासक बनता है। रामगुप्त की शादी होती है देवी से। ठीक है, देवी से। इसकी दादी कौन थी? कुमार देवी, ये है देवी। ठीक है ना, ये मिक्स मत कर देना, कभी दादी को मिक्स कर दो। ठीक है ना, तो रामगुप्त की शादी किससे होती है? देवी से। लेकिन जो ये रामगुप्त था, ये बहुत ही अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब कि जैसे राजा को होना चाहिए थोड़ा, ऐसा नहीं था रामगुप्त।
लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये बहुत ही चालाक और वैसे भी बहुत बढ़िया। तो देवी ने किसको चांद लगी? चंद्रगुप्त को। ठीक, अब इन दोनों ने मिलके, मतलब ये तो देवर भाभी हो गए ना, देवर भाभी ने मिलके किस क्या किया? रामगुप्त को मार दिया। ठीक है, इन दोनों ने मिलके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और देवी ने मिलके किसको मार दिया? रामगुप्त को मार दिया। मतलब कि देवी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को हत्या करवा दी। ठीक है, इस बात की जानकारी भी हमें एक बुक से मिलती है, उस बुक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों की जो चली ना प्रेम कथा, इसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, जैसा हमने शुंग वंश में पढ़ा था ना, मालविका अग्निमित्र कालिदास की, सेम ये है देवी चंद्रगुप्तम। ये किसने लिखी? विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। ठीक, अब रामगुप्त का तो भैया पत्ता साफ। अब राजा कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, अब राजा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब टोटल हिस्ट्री में जो विक्रमादित्य हुए हैं टोटल 14 हुए हैं, लेकिन उन 14 में जो सबसे फेमस कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने शकों का अंत कर दिया। जब मैंने शकों के बारे में आपको पढ़ा था तब मैंने बताया था इसने शकों का अंत कर दिया। उसमें एक था ना वो जो विक्रम संवत चलाया था किसने? मालवा के शासक ने। किसको? मथुरा के शक को मार के 57 BC में विक्रम संवत चलाया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने तो सिर्फ एक को मारा था। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे शकों को सर्वनाश कर दिया, सबको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो शकों को खत्म किया इसने, कितनी 5 शाखाएं थी ना शकों की, शकों को खत्म कर दिया। शकों को खत्म करने के बाद किसकी उपाधि मिली इसको? विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की उपाधि। तो किस नाम से जाना जाने लगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम और किस नाम से जानते हैं? भट्टारक के नाम से भी जानते हैं, भट्टारक, भट्टारक। ठीक है, और है एक नाम और है इसका, हाँ देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो अपने न्याय के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ऐसा न्याय करता था, मतलब कि बिल्कुल जो चाहे इसका बिल्कुल सगा संबंधी हो कोई भी हो। अभी क्या था न्याय अपने भाई के साथ, ठीक है ना, तो न्याय जो करता था ये एक पत्थर पर बैठ के करता था। ठीक है, न्याय किसमें करता था? पत्थर पर बैठकर, पत्थर का सिंहासन। जब कोई भी ना न्याय की बात आ जाए, मतलब कोई भी इसके साथ में कोई फैसला होना है, तो उसके लिए अपना सिंहासन छोड़ के ये पत्थर का सिंहासन था, उस पर बैठ जाता था। ठीक है, जो होना बिल्कुल सब सही होगा, तो न्याय करता था पत्थर के सिंहासन पर बैठकर। और उसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम जाना था, भट्टारक के नाम जाना जाता है। इतना क्लियर? बस इसके बारे में और कुछ है नहीं खास। इसने जब ये शकों का अंत किया तो इसने भी एक सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी 3-4 सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त ने राजा रानी का सिक्का चलाया, अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक सिक्का चलाया था चांदी का। कब? जब इसने शकों को खत्म किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, एक सिक्का चलाया चांदी का सिक्का, उसको पण कहा गया है। ठीक है, सिक्का कौन सा चलाया इसने? चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। उस सिक्के को कहा गया पण, सिक्के को पण के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त वंश में अगर सबसे फेमस सिक्का कौन सा है? पण सिक्का है, पण। ठीक है, गुप्त वंश में सबसे फेमस सिक्का है पण। इसके बाद जो अगला राजा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला राजा, इसको पहले भेज देते हैं, इतना क्लियर है? पण सिक्का, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, रामगुप्त तो बेचारा आराम से चला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर राजा बनता है कौन? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने एक ही सबसे बेहतरीन काम किया है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। कौन सा? नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। क्या कहा जाता है इसको? महायान शाखा, मतलब बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में इसमें पढ़ाया जाता था। तो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? नालंदा यूनिवर्सिटी को। और नालंदा यूनिवर्सिटी ही पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है।
सोचो कितनी पुराने टाइम पे कितनी बेहतरीन बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी में पहली हॉस्टल की सुविधा दी गई, मतलब हॉस्टल व्यवस्था इसी में थी पहली बार, नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, मतलब जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसके बारे में जो पढ़ाया जाता था, महायान इसमें पढ़ाया था नालंदा यूनिवर्सिटी में। और ये इतना इतना बेहतरीन तरीके से, इतना अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाता था कि इसको ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा, ठीक है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी को। कुमारगुप्त के बारे में सिर्फ यही, और कुमारगुप्त ने बहुत सारे ना झीलों का निर्माण भी कराया था। स्कंदगुप्त के टाइम पर इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट राजा कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों का आक्रमण होने लगा। हुन, जैसे आपने देखा ना बाहुबली फिल्म में, जो होते हैं भूत से हु करते हैं, ठीक है ना, उस टाइप के होते थे हुन। आई थिंक वो हुनों का ही दिखाया, बाहुबली में भी ना हुन ही दिखाए, हुन ऐसे ही होते थे। तो उनको ना मलेच्छ कहा जाता था, मलेच्छ। तो इस टाइम पे हुन ऐसे होते थे, मतलब कि कहीं भी गए और सिर्फ उनको ना सिर्फ लूटना, मतलब खाना ये सब उनको सिर्फ वो लूट के ले जाते थे, ऐसे कब्जा नहीं करते थे, ठीक। तो स्कंदगुप्त के टाइम पे ना हुनों का आक्रमण हुआ, हुनों का आक्रमण। जो हुन थे ये भी मध्य एशिया से ही भारत आए थे, और हुनों को ना मलेच्छ कहा जाता था, मलेच्छ। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ मलेच्छ कहा जाता था। ना ही ये कभी पूछता, सिर्फ ये पूछ सकता है कि किसके टाइम पर आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त के टाइम पर आक्रमण किया। और स्कंदगुप्त ने इनसे मतलब लड़के इनसे जीत भी गए थे, मतलब गुप्त वंश को हुनों से बचा लिया था, ठीक है। और हुन कैसे होते हैं वो तो देख ले, बाहुबली फिल्म में देख लेना, जिनसे लड़ाई होती है वो अजीब से। तो इनको मलेच्छ कहा जाता था। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। ये तो भैया मैंने झील तो कितनी बार बता दिया, ठीक है। क्या करा इसने? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील वही गुजरात के सौराष्ट्र में, किसके, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन की जो है, ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का क्या करा इसने? पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण 3 लोगों ने कराया है, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने, और तीसरा कौन? रुद्रदामन ने। अभिलेख उसी का उसने लिखा है, ठीक है। बनवाई किसने थी? जो स्टार्टिंग में, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक। इसके बाद अगला शासक बनता है भानुगुप्त। अगला शासक कौन? भानुगुप्त। अगला शासक भानुगुप्त, ठीक है। ये बढ़िया। वैसे गुप्त वंश में आपको जितने राज्य मिलोगे सब में गुप्त गुप्त लगा हुआ, खुद ही पता समझ आ जाएगा। वरना कई सारे वंश ऐसे हैं कि भैया कहीं किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, समझ नहीं आता, ठीक। तो भानुगुप्त के ने एक एरन अभिलेख लिखा है, एरन अभिलेख, ठीक है। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख लिखा है। इस एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मतलब इसमें ऐसा लिखा है कुछ कि इस समय सती प्रथा का, ऐसा लगता है कि गुप्त वंश में भी सती प्रथा थी, सती प्रथा का अस्तित्व था। तो एरन अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की, सती प्रथा। और ये अभिलेख किसका है? ये भानुगुप्त का है। भानुगुप्त के बाद देव तो राजा है, लेकिन इनके बारे में कुछ है ही नहीं हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद अंतिम राजा का नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम राजा कौन है? विष्णुगुप्त। यह है अंतिम शासक, विष्णुगुप्त है अंतिम शासक, ठीक। तो ये गुप्त वंश के में सारे शासक पढ़ लिए और किसने क्या करा वो सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों का आक्रमण हुआ था, तो विष्णुगुप्त भी बिल्कुल अयोग्य शासक था, और इसके टाइम पे भी ना हुनों का आक्रमण हुआ, और हुनों के आक्रमण ने गुप्त वंश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, और गुप्त वंश ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। सामंत व्यवस्था, मतलब सामंत हो गए थे ना वो सबके, इनके भी सामंत थे, इन्होंने तो बहुत वो आगे लेवल तक, इन्होंने तो बहुत ही सामंत व्यवस्था आगे चलाई थी। उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि बहुत ज्यादा दान में दी थी। तो हुनों के आक्रमण की वजह से गुप्त वंश छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और इसका सबसे बेहतरीन टुकड़ा पढ़ेंगे वर्धन वंश। वो कौन होंगे? वो गुप्त वंश के शासन होंगे, सामंत होंगे, जो आगे चल के क्या बनेगा? हर्षवर्धन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में वर्धन वंश पढ़ेंगे, ठीक। गुप्त वंश की लहर। अब इसका थोड़ा सा एक दो अलग अलग से चीजें वो देख लेते हैं, थोड़ा प्रशासन कैसा था। गुप्त वंश में जो थी, एक के शासन की सबसे बड़ी इकाई तो राजा ही थी। सबसे बड़ा कौन? राजा। और सबसे छोटा कौन? ग्रामिक, ठीक है, गांव का ग्रामिक। ये लिखने की बात नहीं है, कोई बता देगा। और इसमें जो होता था सबसे बड़ा मतलब अधिकारी होता था कुमार अमात्य। कुमार अमात्य सबसे बड़ा अधिकारी था, कुमार अमात्य।
और कुमार अमात्य का काम था टैक्स वसूलना, मतलब कलेक्टर बोल सकते हैं हम आज के टाइम पे इसको। कुमार अमात्य होता था, टैक्स वसूलने का काम होता था इसको। गुप्त वंश में वैश्यावृत्ति भी थी, वैश्यावृत्ति, ठीक है, वैश्यावृत्ति भी थी गुप्त वंश के टाइम पे। और गुप्त वंश के टाइम पे जो औरतें मतलब वैश्यावृत्ति का काम करती थी उनको कुटनी बोला जाता था, कुटनी, ठीक है। और गुप्त वंश में एक बुराई ये भी थी, मतलब छुआछूत ज्यादा थी, छोटे लोगों को वो कहा जाता था, मतलब छुआछूत काफी थी इस टाइम पे। और वैश्यावृत्ति की उसको औरतों को बोला जाता था कुटनी, ठीक है। और क्या गुप्त वंश, हाँ गुप्त वंश ना हिंदू धर्म को बहुत ही ज्यादा आगे लेके गया। जो आज के टाइम पे मतलब हिंदू धर्म का जो स्वरूप है वो गुप्त वंश की देन है, ठीक है। और गुप्त वंश को इस वजह से हिंदू धर्म या फिर कहते हैं स्थापत्य कला का भी है ना, इसका स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश को। और गुप्त वंश के टाइम पर और क्या, हाँ अजंता की गुफाएं सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक तो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं 29 गुफाएं है ना, वो 29। अजंता की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में, ये गुप्त वंश के टाइम पे बनाई गई थी। दूसरा बाघ की गुफाएं, ये बाघ की गुफाएं यूपीएससी के इसमें पूछा गया है। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये पूछा गया था कहाँ पे है। तो बाघ की गुफाएं गुप्त वंश के शासनकाल में बनी थी। एक है बामियान, अफगानिस्तान के बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में, अफगानिस्तान के बामियान में, अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान, ठीक है। वहां पर महात्मा बुद्ध की एक मतलब पूरे पहाड़ को काट कर महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। सोचो कितना उसमें मतलब दिमाग की बात है, और कितनी बड़ी मूर्ति होगी वो, पूरे पहाड़ को काट के बनाई गई थी, ठीक है। अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध, महात्मा बुद्ध की, है ना, बुद्ध लिखते हैं महात्मा बुद्ध। अफगानिस्तान के बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी गुप्त वंश के टाइम पे। ये पूरे पहाड़ को काट के बनाई गई थी। फिर बाद में तालिबान वगैरह ने इनको इस पर बम वगैरह फोड़ दिया था, अब तो है नहीं, नेट पे देखना, अब तो टूटी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गुप्त वंश के टाइम पे हुई थी। और लगभग तो सभी कंप्लीट हो गया, मैंने सब पढ़ा दिया। और आगे पढ़ेंगे जब इनके जो सामंत बन गए हैं, ठीक है, वो है वर्धन वंश के बारे में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।